अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। बड़ा ज़बरदस्त वेदर है जी इस वक्त कराची में। सुबह सुबह बारिश भी हो रही थी, उसके बाद ठंड भी थोड़ी बढ़ गई है। हम आखिरी बहारें सर्दी की इंजॉय कर रहे हैं, बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री आई एम श्योर कि आपका विंटर ज़्यादा मज़ेदार गुजारा होगा। अच्छा जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज जो हमने डिस्कशन करनी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। दिस डिस्कशन इज़ अबाउट कि शादी के बाद लोगों की जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो यकीनन बढ़ जाती हैं। और तसव्वुर जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल सेटअप है उसमें हम यही देखते हैं कि शादी के बाद लड़की ब्याह कर जब लड़के वालों के घर जाती है तो उस पर उस नए घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि वहाँ पे बुज़ुर्गों का ख्याल रखना है, छोटों के साथ आप अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करें, फिर अपने यूनिट की देखभाल करें, अपने शौहर की ज़िम्मेदारियाँ उठाएँ। एंड लाइकवाइज शौहर भी अपनी बीवी की तरफ, अपने बच्चों की तरफ पाबंद होता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक ऑल गर्ल्स हाउस होल्ड है, यानी आपकी सिर्फ बेटियाँ हैं, तो फिर बुढ़ापे में आपका ख्याल कौन रखेगा? तमाम बेटियां अगर ब्याह कर अपने अपने घर चली जाएंगी, अपनी नई जिम्मेदारियों में मसरूफ़ हो जाएंगी, तो वो घराने जहाँ पे बेटे नहीं हैं, जहाँ पे किसी बहू ने नहीं आना, तब क्या किया जाए? ये बैलेंस लोगों के लिए थोड़ा सा आज भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। बात ये भी है कि हम जिस हिस्से में, जिस दुनिया के ख़ित्ते में रहते हैं, वहाँ पे कई तहज़ीबें और कई मुख्तलिफ़ तरीके इनको देखने के। साल से देखा गया है कि जो सब कॉन्टिनेंट का कल्चर था कि बेटी ब्याह कर चली जाए तो उसके घर का पानी भी नहीं पीना है, और अपनी कोई तकलीफ़ है, अपनी कोई मुश्किल है तो उसको नहीं बतानी। बेटी क्योंकि ख़ुद कमाती नहीं थी, पहले उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं थी, तो माँ बाप की अगर कोई भी ज़रूरत है तो वो उसका इजहार बेटी से नहीं कर सकते थे। आज अगर ज़माना तब्दील हुआ है और बेटियाँ यकीनन प्रोफेशनली भी अकम्पलिश्ड हैं, तो क्या ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि शादी के बाद भी वो अपने मेडन घर की, यानी अपने वालिदैन की ज़िम्मेदारी को किस तरह निभाएंगी? क्या वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हैं? कितने हस्बैंड्स हैं जो उनको ये इंडिपेंडेंस देते हैं, इंडिपेंडेंस छोड़िए, उनको इस मामले में सपोर्ट करते हैं? जो एक्सपेक्टेशन वो लड़की से अपने वालिदैन की खिदमत के लिए रखते हैं, क्या वो ख़ुद उस मेयार पे पूरा उतरते हैं अपने सास और ससुर के लिए? तो हमारा आज का ये सवाल है, और आप भी हमें कॉल करके बताइए कि आपका इस पे क्या तजुर्बा है, आपने क्या नोटिस किया है माशरे में। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस इरम ज़िया। ज़बरदस्त बात करती हैं, दीनी और शरीयत के रूह से भी बताती हैं, बट बीइंग अ मॉडर्न वुमन एंड समबडी हु इज़ लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, हम इनसे पूछेंगे कि इनका अपना एक्सपीरियंस क्या है। बहुत शुक्रिया इरम जी फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं वजाहत नज़ीर अहमद साहब, सीनियर मैच मेकर हैं, और इस वक्त जो बदलते हुए ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स हैं बड़ी बखूबी उसको बयान भी करते हैं, उस पर नज़र भी रखते हैं। कभी मुझे ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने और नए ज़माने के एक हसीन से क्रॉस रोड पे हैं, जो कभी कभी हसीन के साथ साथ वजाहत साहब संगीन भी हो जाता है। तो मुझे ये बताइए, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आप ही से करती हूँ कि आज जब कहते हैं कि आज की औरत इतनी बाशऊर है, ख़ुद मुख्तार है, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है, तो शादी के बाद क्या होता है? क्या उसके पास ये आज़ादी ख़त्म हो जाती है? वो अपने वालिदैन का अगर ख्याल रखना चाहे और उसका कोई भाई नहीं है तो क्या सूरत हाल हो सकती है? अच्छा, शादी से पहले अगर लड़की एक छोटा सा सवाल पूछ ले कि भाई तुम मेरे वालिदैन को कहाँ स्टैंड करवाते हो? सही। असल में ये कुछ कन्वर्जन हुई थी, और इस्लाम में जैसे आपने बताया कि भाई कोई पानी नहीं पी रहा बेटी के घर का। देखिए, इस्लाम की रूह से हमारे 3 वालिद हैं इस्लाम में। अगर कोई लड़का ये बात समझे तो कई बार लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। एक वो वालिद हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया, पैदा किया, दूसरे वो जिन्होंने आपको लड़की दी, तीसरा वो शख्स जिसने आपको इल्म दिया है, वो भी वालिद के रुतबे पे खड़ा है, रूहानी वालिद कहा जाता है। अब लोगों को ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा कि भाई लड़की का वालिद हमारा वालिद कैसे हो सकता है। तो वो कभी भी अगर लड़की छोटा सा सवाल कर ले, 2-3 सवालात करे शादी से पहले। एक ये कि भाई आपको अगर मैं लगाम लगाऊं तो यू विल फील कंफर्टेबल। अगर लड़का कह दे हाँ तो ठीक है, अदरवाइज लड़की आज की तारीख में जब भी एंटर हो रही है ससुराल में, तो पहला ऑब्जेक्टिव ये कि भाई उसको मैं लूं, और जितने लोगों के बारे में भी नेगेटिविटी भरूं उसको लूं, साइड पे हट जाऊं। दैट इज द मेन मोस्ट ऑब्जेक्टिव। ओके। अब लड़की जहां तक रही बात कि भाई वो अपने वालिदैन को, तो लड़के से पूछ लिया जाए कि भाई मेरे वालिदैन की इज्जत तुम्हारे जहन में कहाँ है? क्योंकि ऐसा हमने कई बार देखा कि लड़की की शादी हुई है, वो आई है, तो फर्स्ट नाइट ही लड़का उसको सबसे पहले ही बता रहा है कि भाई अब ये तुम्हारे वालिदैन है। भाई वो जो वालिदैन थे ना, वो आपके वालिदैन भी बन गए हैं, इसके वालिदैन तब बनेंगे, रेसिप्रोकल चलेगा। एग्जैक्टली, ये वो रेसिप्रोसिटी काफी मिसिंग हमें नजर आती है। इरम जी, आप क्या कहेंगी कि
लड़की को तो बहुत सारे लोग स्कूल करते हैं। चले एक लम्हे के लिए उन लड़कियों की बात कर लेते हैं जो प्रोफेशनली इंडिपेंडेंट नहीं है, यंग एज में शादी हुई है, हाउसवाइफ बनना चाहती हैं, पीछे जिन वालिदैन को छोड़कर आती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस बात पे नापा तोला जाता है कि वालिदैन का कितना असर रसूख है। आप देखें कि अगर वालिद किसी बड़ी अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए हैं, अमीर कबीर हैं, बहुत प्रॉपर्टी है, ऑटोमेटिकली दामाद इज्जत करता है, बिछा बिछा जाता है, उनका कहा सर आंखों पे होता है। लेकिन जहाँ ससुराल वाले या मैके वाले लड़की के फाइनेंशियली इतने वेल टू डू नहीं है, वहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा, बहुत अच्छा टॉपिक तुमने लिया है, और मैं एक बात बता दूं, बहुत तल्ख भी है, क्योंकि इसमें बड़ी हार्श रियलिटीज़ हैं। पहली बात ये कि चाहे मियाँ साहब हों, चाहे सास ससुर हो, देयर इज़ समथिंग वेरी क्लियर इन इस्लाम। अगर मैं इस्लाम से ही शुरू करूँ, सास ससुर की खिदमत किसी भी बहू पे फ़र्ज़ नहीं है। उसका करना उनके ऊपर एहसान है, उसका हुस्न सलूक है। कुरान के रूह से माँ बाप की खिदमत औलाद पे फ़र्ज़ है, बेटा या बेटी का नाम नहीं है। तो क्या पता चला कि माँ बाप की खिदमत औलाद पे फ़र्ज़ है, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है। अब माशाल्लाह हम एक इस्लामी मुमलिकत खुदादाद में रहते हैं, तो हर शख्स जो सबसे पहले मुसलमान होने का क्लेम करता है, उसको ये बात सोचनी चाहिए कि मेरी ये जो बेटर हाफ है, अगर इसके भाई नहीं हैं और अगर हैं भी, इसके माँ बाप को जब ज़रूरत है, मैं इसे नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर रोकूंगा तो मैं गुनहगार हूँगा। बिल्कुल उसी तरह कि अगर कुछ ख़वातीन शौहर को रोकती हैं उनके माँ बाप की खिदमत करने से, तो वो गुनहगार होती है। इसी तरह अगर शौहर अपनी बीवी को रोकेगा तो वो गुनहगार होगा। अच्छा देखो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि ससुराल बड़ी अमीर होती है तो वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते, वो फिर भी उनसे सही से नहीं मिलना चाहते। और बड़े अहम भी है यहाँ पे अपने हस्बैंड के और अपने मैके वालों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट, हार्मनी को, क्योंकि कई दफ़ा आप ये देखें, बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर आपने फॉर वट एवर रीज़न, आपका मियाँ भी इस स्टेज पे है कि वो चीज़ों को स्टैब्लिश कर रहे हैं, इतने फाइनेंशियली वेल टू डू नहीं है, तो कई दफ़ा खुददारी को भी धचका पहुँचता है कि भाई हर चीज़ में सास या ससुर मुआवनत क्यों करेंगे, या उनके लेवल पर जाने के लिए शायद हमारे पास इस वक्त अभी वसाइल नहीं है उनको मैच करने के लिए। बजात क्या कहेंगे, है ना कि जी मेरे मैके में तो उसी तरह दावतें होती है, ऐसे ही लेना देना होता है, अब आप उसको मैच करें क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। ये जो इंजेक्शन हम लगा रहे हैं ना, ये एक ख़ास इंजेक्शन हम लगा रहे हैं लड़कियों में खासकर, कि भाई आप पे ये चीज़ लागू नहीं होती कि आप मेरे वालिदैन की इज्जत, भाई हर शख्स पे। देखिए इज्जत की तो बात ही नहीं की, खिदमत की बात भी कह लें। देखिए बुजुर्ग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर मेरी इज्जत करनी है तो अपनी कौम के, अपने माशरे के बुजुर्गों की इज्जत करो। तो ये सास ससुर कौन लोग हैं? बहुत जवान फिगर हैं, वो भी बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत करके आप, इस्लाम में ये बहुत गलत इंजेक्शन लगाया जा रहा है लड़कियों में कि भाई आपके ऊपर मेरे वालिदैन की खिदमत या इज्जत। मैं ऐसी कितनी एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जहाँ पे लड़के मौजूद हैं बट उनके वालिद, कोई कनाडा में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, उनके वालिद मुझे कॉल करते हैं, आई डू a lot of things for that personality। नहीं, मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ। यहाँ पे जो वजाहत कर जानी थी कि वही जो हम बात करते हैं कि कई हिंदुआना रस्म और रिवाज हमारे साथ है, यानी जब आप कहते हैं ना कि देवर आपके बेटे की तरह है, आपके सास ससुर आपकी जिम्मेदारी है, हमारे मजहब, हमारी शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं। अगर आप करते हैं तो इरम जी ने बिल्कुल सही कहा कि हुस्न सलूक है और यकीनन अच्छा इखलाक। आप दूसरी मिसाल दे रहे हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा कि मेरे पास जन्नत में सबसे करीब वो शख्स होगा जिसका अखलाक अच्छा है। उसमें तो बड़े बूढ़े बच्चे की भी तफरीक की गई है, सबसे अच्छा अखलाक। एक बात मैं और बताऊं, सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ात से एक मरतबा महफिल में आपसे सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे फरमाते हैं? आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम लिया कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत उनसे करता हूँ। फिर पूछा इनके बाद किससे फरमाते हैं? आपने ये नहीं कहा कि अपने यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से करता हूँ, आपने फरमाया मैं आयशा के वालिद से मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ टीचिंग ये देनी थी कि बीवी से मोहब्बत करना, क्योंकि ज़रा वो माशरा सोचो, वो हालात सोचो, और फिर उससे जुड़े हुए रिश्तों को इज्जत देना, मोहब्बत करना, बरमला इसका इजहार करना, ये हमारा मसला। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ा, वजाहत एक और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन बड़ी खूबसूरत आपने बात की ये निस्बतों का, ये हवालों का। यानी अगर हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को देखते हैं, हमें हर पहलू से सीखने को मिलता है। इसी तरह हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की तरफ अगर हम देखते हैं तो उनका क्या तरीक़ेकार था, उनका क्या इखलाक था, क्या एहतराम था अपने ससुर के लिए, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये हमारे कई मुश्किलों को, कई कन्फ्यूजन्स को दूर कर देगा। एक कॉल लेते हैं, कॉल के बाद ब्रेक लेंगे। शेफ सामिया भी फिर हमारे साथ होंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो,
वाला शायद बात कर रहा हूँ कराची से जनाब। जी जनाब, आपकी आवाज़ आ रही है। कैसे हैं सर आप और क्या कहेंगे आज के मौजू पर? मैं टॉपिक तो माशाल्लाह आपका बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा ही है माशाल्लाह। रोज टॉपिक आप माशाल्लाह ढूंढ के बड़े अच्छे लाते हैं। आपका ये आज प्रोग्राम टीवी वाले बड़े अच्छे प्रोग्राम लेके आते हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि माँ बाप की सास ससुर की खिदमत करना बहू का काम नहीं होता, ये औलाद का काम है। बाकी अगर कर दे तो अच्छी बात है, ना करे तो कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल सही, कर देना चाहिए, अच्छी बात है। सर दामाद अपने सास ससुर की खिदमत क्यों नहीं करते ज्यादा, यानी वहाँ पे वो लकीर क्यों खींच देते हैं? देखो ना, जो ससुर मालदार हो तो उसकी सबकी खिदमत करते हैं, गरीब की कोई खिदमत नहीं करता। चाहे ससुर गरीब हो गए तो कोई नहीं करता, मालदार ससुर होगा सब खिदमत करते हैं दुनिया में। हाँ। हर आदमी मालदार को सलाम करता, गरीब को कोई सलाम नहीं करता। मैंने पहले भी आपको आपके चैनल से ये किया था। बड़ी तल्ख हकीकत है सर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने माशरे में इसको रैम्पेंट पाते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। शेफ सामिया भी हमारे साथ होंगी, शामिल गुफ्तगू होंगी, हमारे साथ रहिए। कॉल कीजिए, बताइए कि लड़कियां अब शादी के बाद अपने वालिदैन की खिदमत की जिम्मेदारी कैसे निभा सकती हैं, जबकि उनको हफ्ते में एक दफ़ा जाने के लिए भी कई दफ़ा पापड़ बेलने पड़ते हैं, उनको इजाज़त ही नहीं जाती अपने मैके जाने की। सो विल टॉक अबाउट दैट एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मेरे साथ अब मौजूद हैं शेफ़ सामिया। बात यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि लड़कियाँ ख़वातीन अपनी शादी के बाद अपने वालिदैन की खिदमत कैसे कर सकती हैं, उनकी किसी किस्म की भी मुआवनत अगर करनी है, उनकी दिलजोई करनी है, उनकी माली मुआवनत करनी है तो कैसे किया जा सकता है। अच्छा, अभी तक की सिचुएशन में हम सिर्फ ये बात कर रहे थे कि अगर जी आपका कोई भाई ना हो तो फिर वो माँ बाप तो बिल्कुल अकेले हैं, या यहाँ पर एक बात सामने आई कि जी माँ बाप अगर वालिदैन जो लड़की के हैं वो मालदार हैं तब तो 100 लोग खड़े हो जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। लेकिन सिचुएशंस अलग अलग तरह की है। अगर आपका भाई मौजूद है और आपका भाई निकम्मा है, फॉर वट एवर रीज़न अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखता, या मुल्क से बाहर है और मुल्क में सिर्फ एक शादीशुदा बहन ही है, तब क्या किया जाए? सिर्फ पैसे ही की तो ज़रूरत नहीं होती, बुज़ुर्गों को कई और मुश्किलें हैं, उनके हेल्थ केयर के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए। अगर जिस्म में कमज़ोरी है, वो काम नहीं कर पा रहे घर के, तो क्या उनको नौकरों के रहमो करम पे छोड़ दिया जाए? एक ब्याही हुई बेटी अपने वालिदैन की किस तरह खिदमत कर सकती है, हमारा आज का मौजू है। शेफ़ सामिया भी हमारे साथ हैं। शेफ़ सामिया, क्या हाल चाल है? आप तो इकलौती हैं माशाल्लाह, आप इकलौती हैं। आपने ये मुश्किल फेस की शादी के बाद, आपको लगता था कि पेरेंट्स की जितनी यानी हेल्प या जितना उनके साथ टाइम गुजारना चाहती हैं नहीं कर पाती थी? नहीं, शादी के बाद तो मेरी एक सर्टेन एज में शादी हुई। मैं बहुत अर्ली एज में शादी मेरी नहीं हुई, जैसे कि पाकिस्तानी माहौल एक 18, 19, 20, 21 साल में ऐसा नहीं था। मैं 25 की थी तब मेरी शादी हुई। तो पढ़ना लिखना, अपना करियर बनाना, मैं ऑन स्क्रीन उस वक्त आ चुकी थी। मेरा करियर का पीक था जब मेरी शादी हुई। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो क्योंकि एक लौते होने की वजह से, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था और मेरी कोई बहन नहीं है, स्टिल अभी भी ये मुझे फील अक्सर होता है जब खासतौर पे जब पेरेंट्स बीमार होते हैं। वैसे तो नहीं होता क्योंकि दोनों जॉब पे जाते हैं, दोनों काम करते हैं, अपनी घूमते फिरते हैं, अपनी सोशल लाइफ एंजॉय करते हैं। लेकिन जब वो बीमार होते हैं तो उस वक्त ये होता है कि बाज़-औक़ात बच्चे होने के बाद कि मेरे बच्चों का टाइम और उनका टाइम क्लैश करता है, और दोनों को ही मेरी नीड होती है। क्योंकि बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं, अगर मेरे बच्चे बड़े हों तो वो खुद ही अपना खाना निकाल लें, खुद ही पानी पी लें, खुद ही वॉशरूम चले जाएं या खुद ही पढ़ लें। लेकिन यहाँ पे दो टाइम क्लैश करते, तो उस वक्त मुझे एहसास होता है कि काश मेरी कोई बहन या मेरा भाई होता जो मेरे ऑल्टरनेटिव डेज में वो उनको टेक केयर करता। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन उस वक्त ये नहीं जहन में आता कि बहन या भाई, उस वक्त ये होता है कि मेरा कोई सिबलिंग होता। उस वक्त ये नहीं दिमाग में आता कि मेरी भाभी होती या मेरे मियाँ ये करें या मेरे बच्चे ये करें। उस वक्त दिमाग में सिर्फ ये होता है कि हम भाई बहन अगर होते। बिल्कुल सही है। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं, फिर ज़रा दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी भी देखेंगे। एक तरफ तो बात की जा रही है कि जी इतनी सहूलतें नहीं हैं या इतनी आज़ादी नहीं है कि अपने वालिदैन की फ़िक्र की जाए। कई लड़कियां शुरू में जाहिर सी बात है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स भी हैं या अदरवाइज़ भी अपने वालिदैन को, अपने मैके को अगर ज़्यादा वेटेज दे रही हैं और हर दफ़ा ज़रा सी छोटी बात पर भी उठ कर जाना चाह रही हैं, उनकी अपनी रूटीन भी डिस्टर्ब हो रही है, क्या इस पर ससुराल वाले कोई पाबंदी लगा सकते हैं या नहीं? ये भी सवाल आते हैं जी, इसको करेंगे। कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, समीर ज़मान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी सर, क्या कहेंगे?
हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो क्या कहते हैं प्रायोरिटी तो पहली उसकी चाहिए उसका हस्बैंड। ओके। शादी से पहले जो खिदमत की उसने की ना, ठीक है, तो उसमें प्रायोरिटी उसकी पहले हस्बैंड होने चाहिए। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ये है कि क्या कहते हैं जो असल उसका खिदमत का हकदार है वो हस्बैंड है उसके पास, वालिदैन के बाद ना। मेरा पॉइंट है ना, वालिदैन के बाद या वालिदैन से पहले? सॉरी, मतलब शादी के बाद, सॉरी, मतलब शादी से पहले जो था वो था, वालिदैन की खिदमत की, सारा कुछ किया। शादी के बाद उसका हस्बैंड प्रायोरिटी उसका होनी चाहिए। उसने उस घर को पहले देखना है, क्योंकि वो घर उसके लिए ज्यादा बचाना जरूरी है। वालिदैन की खिदमत जरूरी है। तो वालिदैन की मोहब्बत आप कह रहे हैं या उनकी तरफ जो झुकाव लगाव है वो शादी के बाद यकायक खत्म हो जाए? नहीं, खत्म ना खत्म, खुदा साहब से ये नहीं कह रहा मैं, खत्म ना हो, लेकिन जितना कम हो उतना उसके अपने घर के लिए, लड़की घर के लिए फायदा है। क्योंकि लड़की क्या कहते हैं उधर से फिर कुछ ना कुछ उसको फीडबैक मिलता है, फिर वो इधर आके अप्लाई करती है। ये तब्दीली मर्द में क्यों नहीं आती? मर्द की शादी के बाद वो क्यों नहीं अपनी बीवी को अपनी प्रायोरिटी बना लेता, अपनी माँ को, अपनी बहनों को साइड पे कर देता? यानी इतनी बड़ी कुर्बानी आप मांग रहे हैं, ये निकाहनामे की शराइत में तो कहीं नहीं लिखा होता। ना, जो आप कह रहे हैं ना, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि भाईजान कोई रेफरेंस देंगे कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में कहाँ लिखा है कि शादी के बाद खातून अपने वालिदैन को बिल्कुल, यानी सिर्फ उसकी प्रायोरिटी उसका हस्बैंड होना चाहिए? आपको पहले भी कहा कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वो बिल्कुल भूल जाए, नहीं, हाँ। नहीं, बिल्कुल मिलना भी चाहिए, लेकिन उसकी जो मुलाकातें वो लिमिटेड होनी चाहिए। सर मुझे बताएं, आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपकी माँ बीमार हो और आपसे कहा जाए कि नहीं आपकी प्रायोरिटी आपका घर है या कोई भी जरूरत आपकी वालदा को पड़े, औलाद का दिल तड़प नहीं जाएगा? इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी केस, मतलब इस तरह की चीज हो तो जरूर, लेकिन एक होता है ना कि बस रूटीन बनाए, रूटीन नहीं होनी चाहिए। आपको ये बात पता, सर आपको ये बात पता है ना कि बुजुर्गों की जिंदगी 5 से 10 साल बढ़ जाती है अगर उनके साथ कोई बात करने वाला हो, कोई उनका गमसार हो, कोई उनको तवज्जो देने वाला हो। तो आप कह रहे हैं कि पहले बीमार होने का इंतजार करो फिर जाना? ना, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल छोड़ देना, ना, लेकिन कम से कम जाए, बीमार हो, इमरजेंसी हो, सर फट जाए तब जाए। इमरजेंसी हो तो जाए ना। अच्छा, बिल्कुल जाए। सर बहुत शुक्रिया आपके इन आला ख्यालात का। ये मैं पैनल की तरफ मोड़ना चाहूंगी। वजाहत कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं पहले इस पे कमेंट कीजिएगा। मैं इन्हीं बातों पे कर रहा हूँ, मैं चंद बातें बता दूं। जी, एक तो वही बात कि लड़की पहले पूछे कि भाई तुमने कभी अपने मोहल्ले में किसी बुजुर्ग के साथ टाइम गुजारा है? अगर एक लड़के ने अपना टाइम कभी मोहल्ले में किसी बुजुर्ग को नहीं दिया, he is the most useless personality to get married, number 1. Number 2, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रहम दिल इंसान दोज़ख में नहीं जाएगा। हमारे यहाँ एक मौलाना साहब है जो सिर्फ माफी प्रमोट कर रहे हैं। इंसाफ, रहम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने अगर लोगों पे रहम नहीं किया तो ये जो बात आ रही है कि बुजुर्ग वो अपनी उसको भूल जाए, वालिदैन को, भाई वालिदैन छोड़े, आपके ऊपर तो दूर की बात है। मुझे मेरा एक सवाल है वजाहत, ये जो हस्बैंड साहब हैं या हस्बैंड के घर वाले हैं, वो लड़की के वालिदैन से इतने थ्रेटेंड क्यों हैं कि वहां जाएगी कुछ ना कुछ बात मिलेगी, कुछ फील्ड में कम से कम करना चाहिए? ये बार बार हम बात सुनते हैं, कम से कम पे इतना जोर क्यों? अच्छा, एक तो ये है कि देखिए लड़की की भी जो ऑब्जेक्टिव है ना आजकल, ये असल में एक चीज आपने इस वक्त खुल के नहीं बताई कि ये हिंदू कन्वर्टेड माशरा है। यहाँ पे वो तमाम रस्म और रिवाज हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं और कल्चर इसीलिए रिलीजन के ऊपर, ये अलग डिबेट है कि कल्चर रिलीजन के ऊपर ओवरशैडो हो जाता है, तो हम उसी कल्चर को लेके चल रहे हैं। हमारे यहाँ इसी तरह की बातें कि भाई लड़की ने ये भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है। इस्लाम में तो आपने भाई कोई बिल्ली मिल जाए, आपको एक कुत्ता मिल जाए, आप उसकी देखभाल कर लें, तो सास ससुर की बातें आ रही हैं। अच्छा, यही I'll keep it fast moving। इरम जी, योर रिस्पांस टू आवर कॉलर। नहीं, जो ये बात कर रहे थे वो बिल्कुल गलत कर रहे थे कि लिमिटेड कर दें। पहली बात है आपको कोई हक नहीं है, आप ऐसा करेंगे तो अगर आप शरअ की रूह से देखना चाह रहे हैं तो आप गुनहगार हैं। जिस शरीयत का ये जिक्र कर रहे थे, इस्लाम में कहीं ऐसा नहीं है। इस्लाम में तो मतलब दीन फितरत है और जितनी ज़्यादा आज़ादी, वरना तुम देखो ना, तुम पूरे कुरान को पढ़ो, तुम्हें कहीं लफ्ज़ बहू या दामाद नहीं नजर आएगा। तो किसी ने पूछा था कि भाई बहू के क्या राइट्स हैं? बहू के वही राइट्स हैं जो बीवी के राइट्स हैं, दामाद के वही राइट्स हैं जो शौहर के राइट्स हैं। बात ये सिर्फ समझने की है, इनको चाहिए कि ये अपना जहन खोलें, क्योंकि कल जब इनकी बेटी होगी और इनको ज़रूरत होगी तो क्या ये कहेंगे नहीं बेटा तुम सिर्फ वहाँ रहना, हमारे पास नहीं आना, सालों में एक मरतबा आना?
और ये कंसेप्ट भी बिल्कुल गलत है कि माएँ पढ़ा पढ़ा के सिखा सिखा के भेजती हैं। कौन हम माँ चाहती को कि उसका क्यों बदनाम करते हैं? नहीं, और कौन क्योंकि चाहेगी emergency का सामने इंतजार नहीं, ये जो कॉलर थे ना, उनका पॉइंट ये था कि जो हमारा जो रीसेंट माशरा है ना, वो ये होता है कि हम लोग देखें, एक खास हम एक तबके को नहीं बात कर सकते। ये जो प्रॉब्लम है ना, हर तबके में, चाहे वो जाहिल तबका हो, चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा हो, जो सारी ज़िंदगी बाहर घूमता हो। मैं दोनों तबके की बात करूँ, मैंने दोनों तबकों में देखा है कि बहुत पैसे वाले होने के बावजूद उनके घर की बहुएं बहुत अजियत में हैं कि हम पैसा रख लें, हम इनको खर्चा नहीं दें, हम इनको कपड़े नहीं दें जाने आने में। और जो बहुत गरीब है उनका भी सेम है। बाज़-औक़ात मैंने ये भी सुना है कि अरे तुम मासी हो, तुम काम कर, तुम्हारे घर में भी वही परेशानी है जो मैं फेस कर रही हूँ, तो तुम और मुझ में फ़र्क क्या है? मैंने ये सुना है। देखिए, फ़र्क ये होता है कि हम जब अपने बच्चों की शादी करते हैं ना, ख़ासतौर पे बेटे की और बेटी की, यही वो बात आ गई जो हमने एक दफ़ा शो पे भी डिस्कस की थी कि हमें अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। जब हमारे बच्चों का हुस्न सलूक अपने माँ बाप के साथ सही नहीं है ना, अपने खुद के पेरेंट्स के साथ नहीं, कि हम उनको झड़क के जवाब दे रहे हैं, उनको पुश कर रहे हैं या उन पे हम प्रेशराइज कर रहे हैं और अपनी बात मनवा रहे हैं, तो जब हम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं ना, तो हम दूसरे के माँ बाप के साथ भी वही प्रैक्टिस में रहेंगे। चाहे वो कोई भी तरबियत है जो आप देखकर बड़े हुए हैं, कई लोग उसको मकाफाते अमल भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि जी क्योंकि आपने अपने सास ससुर के साथ अच्छी ट्रीटमेंट नहीं की थी, तो अब जवान बुढ़ापे में आके आपकी औलाद भी आगे चले। एक कॉलर है, कॉलर की भी बात सुनते हैं, फिर उसके बाद वापस आप लोगों के पास आएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची। जी रियाज साहब, क्या कहेंगे? बात यह है कि एक मर्द है और 3 बहनें बैठी हैं। मैं खुद मर्द हूँ, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि अगर कोई सही खिदमत करने वाला इस दुनिया में अपने माँ बाप की है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बेटियां हैं। औरत एक ऐसी जात है जो अपने माँ बाप और बहन भाइयों के खिलाफ नहीं जा सकती। ये मैं अगर 100 में कहीं एक आध कोई हो तो हो, वरना 99% मैंने देखा कि उन्होंने कहा जी मेरा हिस्सा भी भाई को दे दो, भाई अगर ज्यादा वर्षे में नहीं दे रहा कोई बात नहीं, मेरे भाई को दे दो। सही, ये सही। मैं क्योंकि मैं मॉडल कॉलोनी से ताल्लुक है, मैं यहाँ पंचायत देख रहा होता हूँ, चला रहा होता हूँ, लोगों के मसले मसाइल हल कर रहा होता हूँ, तो मैं अपनी इन बहनों को सलाम पेश करता हूँ। खुदा की कसम, ये लोग कहते हैं कि औरत फसाद की जड़ है, लेकिन मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं किसी किसी जगह पे महफिल में, जब वो बेटी खड़े होके कहती है कि ये माँ बाप मेरे हैं, मैं इनकी खिदमत कर लूंगी, हालांकि उसके 6 बच्चे होते हैं। सही, अपने 6 बच्चे होते हैं, है ना। और मर्द भी घर में साथ देते हैं। कोई कोई मर्द होता है कि जी हर एक के अपने मसले, लेकिन सबसे पहले बेटी की प्रायोरिटी जो है अपने माँ बाप है, क्योंकि अगर अकलौती है तो वो उन बेचारों को कौन देखेगा। और उस दामाद को अल्लाह पाक जन्नत के रास्ते दे रहा है, खुद ब खुद के ये ले ले तोहफे में, प्लेट में दे रहा है जन्नत के, तू इनकी थोड़ी सी खिदमत कर ले, मैं तुझे जन्नत दे दूंगा। तो मैं तो उन भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों के पास, जिसके पास ये मौका मिले उसे जाया ना करे, क्योंकि दुनिया जो है वो 60 साल के बाद पाकिस्तान की नौकरी भी खत्म हो जाती है, तो 60 साल के बाद 61, 62, 63, ज्यादा से ज्यादा 70, तो अपनी ये 10-15 साल जिंदगी जो है ना के बाद जो असल जिंदगी है उसमें आप बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक आपने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया। ख़ास तौर पे ये जो बात है आपकी, मेरे ख्याल में सबके दिल को छुएगी कि हम तो वैसे ही कोई बुज़ुर्ग मिल जाए तो हम उससे यही इल्तिमास करते हैं कि प्लीज़ हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो आपके लिए जन्नत के, दुआओं के, आसानियों के दरवाजे हैं ये जितने भी बुज़ुर्ग आपके पास मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, एक और मसला डिस्कस करेंगे कि अगर लड़की की वालदा बेवा हों, बेसहारा हों, अब अकेली रह गई हैं, कितने पाकिस्तानी माशरे और घराने उनको वेलकम करते हैं कि वो भी ससुराल में या बेटी के घर ही आकर रहने लगें। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप किस तरह अपने वालिदैन की खिदमत कर सकते हैं, चाहे मर्द हो या औरत हो, शादी के बाद। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, ऑफलाइन हम इस पे बात कर रहे थे और मुझे अच्छा लगा कि ये कॉलर ने भी यहाँ पे जिक्र किया कि चाहे 6 बहन भाई हों, बुढ़ापे में अगर वालिदैन का कोई सहारा बनती है तो वो कोई बेटी ही बनती है उनकी। बेटों में शायद इतनी सकत नहीं होती या
फॉर वट एवर रीज़न। और अगेन पाँचों उंगलियां बराबर नहीं, ऐसा नहीं है कि मर्द हजरात अपनी वालदैन की, अपने खुसूसन अपनी माओ की खिदमत नहीं करते। लेकिन फिर एक और सवाल आया कि पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में जो ओल्ड एज होम्स हैं जहाँ पे बुज़ुर्गों को बेसहारा छोड़ दिया जाता है, अमूमन वहाँ पे वालदैन को दाखिल कराने में किसका हाथ होता है? कौन आता है ये करने के लिए? बेटी आती है या बेटा आता है? आपका क्या तज्जिया या तजुर्बा होगा? वी डोंट हैव डेटा, लेकिन जो हम आम राय समझते हैं। आम राय देखो, मुझे तो ज़्यादातर यही नज़र आता है कि जी बहू को प्रॉब्लम हो रही है, वो उस बूढ़ी माँ को रख नहीं सकती, बूढ़े ससुर को रख नहीं सकती, वो खांस रहा है तो जी बच्चों में जम्स आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, जी हम इन्हें खिला नहीं सकते, हमारे पास गुर्बत बहुत है, या हम इन्हें देख नहीं सकते, हमें बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्स करने हैं, इनको पीछे देखने वाला कौन है तो चलो इनको वहाँ अच्छे सारे पैसे दे के ताकि इनकी टेक केयर वहाँ पे हो जाए। वो ये नहीं सोचते कि उनको वो जज्बात, उनको वो खुशी, उनको वो एहसास, वो पैसे से तो नहीं ख़रीदा जा सकता। आपने उनको अपने से दूर कर दिया। कहीं कहीं बेटियां भी ये काम करती हैं, यकीन मानो, सिर्फ बेटे नहीं, हमने ऐसी बेटियां भी देखी हैं कि जो जायदाद के लिए माँ बाप को बहुत प्रेशराइज करती हैं, और ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा शौहर उनको प्रेशराइज करे तो वो करे, उनके अंदर अपना भी एक वो लालच का मतलब आंसर होता है कि नहीं आप ये मेरे नाम कर दें, आप ये मुझको दे दें, या आप उसको नहीं दें, ये कम है ये ज़्यादा है, ऐसा होता है। तो बेटियां भी जाके छोड़ के आती हैं, बेटे ज़्यादा करते हैं, या जब औलादों को छोड़ आते हैं तो फिर मतलब औलाद हमें कितनी अजीज होती है, तो माँ बाप तो हमको पाल चुके होते हैं। हमारे साथ हैं, उसके बाद मैं वजाहत की तरफ आऊँगी। जी जनाब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, उमर बात कर रहा हूं। जी उमर, क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू पे? टॉपिक आपका बहुत ज़बरदस्त है, हर दिन की तरह। एक्चुअली मसला ये है, सबसे पहले हमें शादी जो की करनी है बड़ी सोच समझ के लोगों को करनी है, ठीक है। अब सेकंड पे आ जाए कि अगर लड़की अकेली है तो ये सिर्फ और सिर्फ शौहर को समझना चाहिए, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर वो कह रही है कि मैंने जाना है और उसके माँ बाप अकेले हैं तो उसको जाने दें, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। उमर, आपको लगता है कि अगर घर में थोड़ा सा तनाव है, लड़के की माँ ने मना कर दिया है या सिचुएशन ऐसी है, कितने मर्द आपके ख्याल में बीवी के लिए स्टैंड लेते हैं कि नहीं मेरी बीवी ने ये करना है? मेजॉरिटी कम है, मेजॉरिटी देखने में है कम है। ओके, थैंक यू सो मच उमर फॉर कॉलिंग इन, वेरी पर्टिनेंट पॉइंट्स। मुझे ये बताइए सामिया, कई लोगों का ये कहना होता है कि जी हम तो हर तरह की सपोर्ट करते हैं, हमारी बीवी को कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन वो माहौल इतना टेंस बना देते हैं कि लड़की के लिए या खातून के लिए फंक्शन करना, यानी वो मुंह बिसोरे कोई बैठा होगा, कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा होगा, कोई तंजो मिजा के निश्तर चला रहा होगा। ऐसी सूरत हाल में यानी कई दफ़ा होता है कि बिल्कुल करीब घर हैं और बीवी बच्ची ने कुछ या लड़की ने कुछ अच्छा पकाया, उसका दिल चाह रहा है कि यार मैं माँ को भी दे आऊँ, तो उस पर भी उसको ताने सुनने को मिलते हैं। तो ये तो सपोर्ट ना हुई ना, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए ये वेरी करता है घरों पे। अगर हम अपने घर के बच्चों को ये चीज़ सिखा रहे हैं कि हमने मोहल्लेदारी में अपनी चीज़ों को बांटना है, जब हम अच्छा पहनाएंगे तो ये प्रैक्टिस उनके घर में है। तो जब आप किसी लड़की को घर लेकर आएंगे, जैसे कि मेरे घर पे मेरे मैके से ज़्यादा मेरे ससुराल में मेहमानदारी होती है। हमारे यहाँ मेरे ससुर तक खड़े हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि ये खाली नहीं जाना चाहिए, इसको चाय पिलाओ, इसको डांट देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं डांटे कि तुमने कुछ पिलाया नहीं, कुछ खिलाया नहीं। मेरी सास बोलती है, वो मेहमानों के लिए खड़े होकर करती है। ये प्रैक्टिस है क्योंकि वो अपने घर में भी करती थी और मैंने उनके बच्चों में भी ये चीज देखी है। तो वो मेरे साथ भी वो चीज इजाजत वाला एलिमेंट है, मैं उस पर जरूर चाहूंगी कि आप बात करें। लड़कियां अक्सर आजकल इस बात पे बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि जी मैं खुद मुख्तार हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ, फलाना जाती हूँ, तो अपने वालिदैन के पास जाने या अपने पैसों में से उनकी मदद करने के लिए मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? और दोनों तरह की ख़वातीन के बारे में बताइएगा, एक वो जो खुद अर्न कर रही है, एक वो जो अपने मियाँ के पैसों में से अगर मुआवनत करना चाहती है अपने किसी भाई की, बहन की, वालिदैन की, तो क्या उसके लिए शौहर से इजाज़त लेनी चाहिए? अच्छा, इसमें ट्रस्ट का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार मैं और मेरी बीवी कुत्ते बिल्ली की तरह भी लड़ते हैं ना, तो ये सवाल पैदा नहीं होता कि मैं उसे उसके वालिदैन के जाने से रोकूं। अच्छा, ये बचपन से ही बच्चे, ये जैसे बार बार बात आई है, तो मैं बता दूं कि जब बच्चे बचपन में देखते हैं कि माँ की और मामू की लड़ाई हुई और हमें मना कर दिया गया मामू के यहाँ जाने से। मेरे वालिदैन ने कभी ये सवाल पैदा नहीं हुआ कि किसी भी रिश्तेदार के यहाँ लड़ाई हुई हो, वो उनकी आपस की लड़ाई है, रिश्ता बाकी वही मौजूद रहता था, तो ये बच्चा वही समझ जाता है। नहीं, लेकिन खुसूसन वालिदैन की, यानी शौहर और बीवी के बारे में बताइए। बल्कि इरम जी आपसे पूछना चाहूंगी, इसके लिए क्या इजाजत लेनी चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ इस बात पे बड़ी लड़ाई होती है। जो एक लिबरल तबका है वो समझता है कि जी इजाजत की क्या जरूरत है, खुद मुख्तार है, आपका जो दिल में आया करें, लेकिन ट्रेडिशनली बताना जरूरी है। सबसे लूंगी इसका जवाब। हस्बैंड को आप इन्फॉर्म जरूर करें, और हस्बैंड को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर आपकी बीवी आपको इज्जत देते हुए आपसे पूछ भी रही है कि आज मैं ऑफिस के बाद अपनी मदर के घर जाऊंगी, तो वो उसके ऊपर कोई ऐसा मुंह ना बनाए कि वो ये सोचे कि यार मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। ट्रस्ट लेवल को डेवलप करो, क्योंकि देखो बात एक
सारी घूम के वो आ जाती है ना कि हमें अपने बच्चों को वही सिखाना होता है। हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, हम अपने पैसे कमाते हैं, तो हो सकता है अपनी कमाई पे थोड़ा सा इतराते भी हों और उसमें ज़रूरी ना समझते हो किसी और को बताना। लेकिन सामिया, माय मदर बीइंग अ प्योर होम मेकर, वो हमेशा कहती थी कि कहती हैं कि शौहर की कमाई हमेशा अमानत होती है, तो उसको जैसे भी खर्च करो, बिकॉज यू आर मैनेजिंग समबडीज मनी, ठीक है, वो आपको पॉकेट मनी देता है, आप पे ट्रस्ट करता है, तो बगैर बताए नहीं हो सकता। वो हमारे घर में कोई शॉपिंग भी होती थी तो अम्मा ने हमेशा कहा बता के। देखिए, मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ और मेरा उसामा पिछले 2 साल से मेरा पूरा फाइनेंस अकाउंट संभाल रहे हैं, जबकि और उसके बावजूद हमारे बीच में एक ट्रस्ट है और वो आज भी मेरे पर्स में से मेरा वॉलेट नहीं निकालते। हाँ, हम धड़ल्ले से उनकी चीजें निकाल के इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि वो एक ट्रस्ट और एक दोस्ती का रिलेशन भी आ जाता है। लेकिन जहाँ तक मुझे क्या आता है कि पेरेंट शौहर के पैसों से आप शायद ना करें, अपने पैसों से करें तो ज्यादा कंफर्टेबल हो। ओके, ठीक है, वेरी क्विकली वजाहत योर कमेंट, इजाजत लेना या ना लेना? देखिए, जब मेन इशू आ रहा है ना, वो जब खातून घर पहुंच जाए, मेरी अपनी बीवी का बता देता हूँ, बता देती है मैं जा रही हूँ, ओके जी जाएं, बट जाने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर दो कि भाई पहुंच गई हो, दैट्स द रीजन। मैं हर बार ये इंतजार करता रहता हूँ कि भाई आप पहुंच गए, आप बड़े क्यूट हैं, आप इंतजार करते रहते हैं, आपको रास्ता पता है। पॉकेट मनी की बात आई, किसी की एक तो कॉमन पैसा कहीं ना कहीं होना चाहिए जो बच्चे को भी पता हो, बीवी को भी पता हो। इसमें ये जो कई बार खवातीन का मसला ये कि वो कहते हैं मेरे हाथ में, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। खवातीन कहती हैं कि पूरे पैसे मेरे हाथ में हो। बिल्कुल सही वजह। दिस इज ऑल द टाइम वी हैड। बहुत शुक्रिया आपका, सामिया का, इरम जी का। बड़ी धुआंधार बहस रही क्योंकि इसमें बड़े सारे एंगल्स थे। बट आप क्या सोचते हैं कि किस तरह बेटियां ब्याहे जाने के बाद अपने वालिदैन की खिदमत कर सकती हैं? हमारे सोशल मीडिया पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे इसी के साथ इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।